नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो गई। अब दिल्ली वाली जो कथित मीडिया है, ये तो बता रही है सब कुछ राजी खुशी हुआ है, लेकिन ये राजी खुशी नहीं हुआ है, ये पकड़ौआ सीट शेयरिंग हुई है। बिहार वाले जानते हैं पकड़ौआ, पकड़ के उपेंद्र कुशवाहा को बिठा लिया। उपेंद्र कुशवाहा शायद इतना अब उनके भीतर की ताकत, आत्मसम्मान उनका नहीं बचा है कि वो यहां पर कुछ बोल पाते। जीतन मांझी को बिठा लिया। जीतन मांझी जब टेंट हाउस वाले से पहले पहुंच गए थे शपथ लेने राष्ट्रपति भवन, तो आप समझ लीजिए वो क्या रिवोल्ट कर पाएंगे। तो सब पकड़ुआ सीट शेयरिंग, ये पहली बार पकड़ुआ सीट शेयरिंग आपको दिखा है। दिल्ली में मोदी और शाह ने अपनों के साथ भयंकर धोखा किया है। हालांकि बीजेपी के लिए नई बात नहीं है, बीजेपी ने धोखा ही अपनों को दिया आज तक, और वो तो साथी हैं, सहयोगी हैं। पार्टी के भीतर वालों का हश्र मोदी जी ने क्या कर दिया, गुरु का, जिनके रथ पर सारथी बने थे उनका। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, हम उस विषय पे नहीं जाएंगे अभी। लेकिन जो मोदी और शाह ने दिल्ली में धोखा किया है, क्या बीजेपी की ताबूत में वही आखिरी कील साबित होगी? ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अंतर्मन की ज्वाला भस्म न कर दे सपनों को। ये अंतर्मन की ज्वाला है जो उपेंद्र कुशवाहा एक्स पर, मस्क के एक्स एक्स पर जो है उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा है। मांझी तो कंफ्यूज हैं, एक बार कहते हैं आला कमान का आदेश है, एक बार कहते हैं कहीं भारी न पड़ जाए। अच्छा, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मांझी का आला कमान कौन है। मांझी तो अपनी पार्टी के खुद आला कमान है। तो क्या एनडीए के सारे पार्टी बंधुआ है, उनका भी आला कमान भाजपा का की लीडरशिप उनका आला कमान है? मांझी और भी फंसाते चले जा रहे हैं। चिराग पासवान, वो चिराग जिसकी वजह से बिहार की सत्ता का सपना झुलसता नजर आ रहा है, क्या चिराग के सामने घुटने टेक दिए हैं, या चिराग फिर से शाह और मोदी के मोहरे बन गए? इसमें भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन समझेंगे अभी हम सारा। और फिर आखिर में एक और विषय है कि क्या बिहार चुनाव के पहले आखिरी जो हथकंडा होगा, आखिरी तरकीब होगी, वो लालू और तेजस्वी को जेल में डाल दो, महागठबंधन चेहरा विहीन हो जाए? क्या ये भी हो सकता है? क्योंकि आज आरोप तय जो चार्जशीट थी उसको हरी झंडी मिल गई है। लालू और तेजस्वी सब अब टारगेट पर है। टारगेट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जो हुआ है, उसके बाद ये सवाल है कि क्या जेल में डाला जाएगा। बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि जेल में डालने पर मामला उल्टा पड़ जाएगा, एक बिहार में लहर पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसे कदम उठाने से मोदी और शाह नहीं झिझकते। इनके भीतर ज्ञानेश वाला कॉन्फिडेंस है या कौन सा कॉन्फिडेंस है, नहीं झिझकते। आपने देखा था हेमंत सोरेन को जेल में डाल डाल दिया था, तो ये झिझकते नहीं। खैर, मेरे साथ दो मेहमान हैं, जरा उनको ले आइए पहले स्क्रीन पर, उनको लाइए। हाँ, मेरे साथ मनीष आनंद हैं, पटना से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और राजेश्वर जायसवाल दिल्ली की पत्रकारिता, दोनों दिल्ली की पत्रकारिता किए हैं। मनीष दिल्ली में 1.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता किए, उसके बाद एक दशक हो गया बिहार में जमे हैं। राजेश्वर जायसवाल दिल्ली की पत्रकारिता विधिवत करके, खासकर उस सेगमेंट में जहां पर रिपोर्टर्स से और गेस्ट से कनेक्टिविटी रहती है, उस हिस्से को संभाल करके, और फिर अब बिहार के में बैठ करके बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। तो दोनों साथी हैं मेरे, दोनों से समझेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं जरा खबरों को दिखा दूं। खबर लाइए भैया, पहले दिखाइए ट्वीट नंबर 1। ट्वीट नंबर 1, खबर सीक्वेंस में दिखाते चले जाइएगा। प्रिय मित्रों ऑब्लिक साथियों,
आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित लाखों, हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। अब सोचिए, ये विवश है तो इनके साथ कौन खड़ा होगा? जिसके घर में खाना नहीं बना, वो अब दूसरे घर में जो है दूसरा चूल्हा देखेगा, इनके भरोसे रहेगा। परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। ये बेसिकली ये अपने मतदाताओं को झांसा देने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे विश्लेषक बताए होंगे कि वो उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। अभी हम मनीष से और राजेश्वर से, दोनों लोग से समझेंगे, लेकिन मेरे नजरिए में ये झांसा पॉलिसी है, झांसा दे रहे हैं कि देखिएगा। उम्मीद इनको है कि ज्ञानेश के भरोसे 6/6 हो जाएगा, 6 में 6 जीत लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, आज बादलों ने फिर साजिश की है। वो पहला था 12-14 घंटे पहले का, और ये ताजा है, बिल्कुल फ्रेश। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये रार है, इकरार है, तकरार है, क्या है, समझ में नहीं अभी आ रहा है। चलिए आगे खबर लाइए, फटाफट लाइए, फटाफट लाइए, खबरें बहुत हैं। ये आगे देखिए, एक नया ट्विस्ट है। ये शायद अभी बिहार में पहुंचा हो कि ना पहुंचा हो इंफॉर्मेशन। अगर आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं तो हमें 4-5 सीट दें। सीट बंटवारे के बाद एनडीए के नेता की मांग। ये नेता हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर। ये पियरका चाचा के नाम से मशहूर हैं। ये कह रहे हैं कि 4-5 सीट अब सब निपट गया, अब हमको दो, और नहीं तो हम अलग मोर्चा बना चुनाव लड़ेंगे। भाई मोर्चा बनाएंगे अलग से, चुनाव लड़ेंगे हम बिहार में। बिहार में कांग्रेस की भी बात है, उस पर भी आएंगे। दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, खड़गे के आवास पर मीटिंग होनी है। तेज प्रताप उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। खैर ये कोई खबर नहीं, तेज प्रताप ऐलान करेंगे। होगी अगर खबर तो अभी ये समझ लेंगे हम। कई घरों में खाना नहीं बना होगा, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट दिखा दीजिए हेडलाइंस कम से कम क्या चल रही है। नीतीश ही सीएम या कोई खेल होगा, बीजेपी जेडीयू की बराबर सीटों पर सवाल उठने लगा है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि अब बड़ा भाई न रहा। देखिए, उम्र बराबर बढ़ती है, लेकिन बड़ा भाई, उम्र साथ साथ भाजपा और जेडीयू की बढ़ी, लेकिन बड़ा भाई अब बराबर आ गया है और बराबर दिखाया जा रहा है। बैठा तो चरणों में। सीट बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा जो है नाराज है और भावुक है। क्या है नाराजगी, क्या भावुकता, आगे आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए ये खबर, क्या जेल जाएंगे लालू, राबड़ी और तेजस्वी? बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में सामने आए बड़ा अपडेट। वही चार्जशीट को जो हरी झंडी मिली है राव जेवेन्यू से। जरा 2-3 बाइटें हैं वो सुनवा देता हूं, 2 बाइटें। जीतन राम मांझी ये कितना बदल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सुनाइए भैया ये वाली पहली। हाँ, पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। अब भाई दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए कोई शिकायत नहीं है। अब जरा यही जीतन मांझी के एक और बयान सुनिएगा। लाइए भैया सुनवा दीजिए। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है।
लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। चलिए, कह रहे हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हो सकता है एनडीए को। अब सीधा पटना से ही अपडेट लेते हैं। हाँ चला दीजिए, अभी चला दीजिए, वही बाइट रिपीट है। हाँ चला दीजिए। देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। चलिए, एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहले मनीष के पास चलेंगे, पटना में मौजूद है मनीष। सीट शेयरिंग के बाद बताया जा रहा है मीडिया में, गोदी मीडिया में तो कभी एनडीए के भीतर की दिक्कत बताई नहीं जाती, बताया जा रहा है बहुत कुछ अच्छा हुआ, एकदम परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक है अमित शाह का। पटना में, बिहार में क्या चर्चाएं हैं, और ये उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी का ये क्या चल रहा है, इसको क्या कहा जाए? नौटंकी कहा जाए, अपने मतदाताओं को दिलासा देने की कोशिश कहा जाए, या सरेंडर है? आशीष, सरेंडर आप और हम कह सकते हैं। अब उसके पीछे वो सरेंडर करने की मजबूरी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की, मुझे जो समझ में आ रही है वो मजबूरी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अपने परिवार के दबाव में हैं। और जीतन राम मांझी को जो 6 सीटें मिली है उसमें आप देखेंगे कि शायद हो सकता है कि वो 3 या 4 सीटें या 5 सीटें भी जीतन राम मांझी अपने परिवार के लोगों को दे, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने समधन को। तो इस पहले भी था और आगे भी उसमें 1-2 और नाम जुड़ सकते हैं। वो चाह रहे थे कि सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए ताकि अन्य कैंडिडेट को भी मौका मिले और उसमें अपने तरीके से चुनाव के उपाय लगाए जाए, चुनाव लड़ने के उपाय लगाए जाए। कुशवाहा की भी कमोबेश वही स्थिति है। वो अपने पत्नी के लिए सीट चाह रहे थे और उनकी भी मजबूरी है। उनके साथ जो उनके करीबी रहे हैं उनको टिकट चाहिए, जो उनके साथ सालों से, जैसे माधव आनंद है, वो सालों से उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। उनकी दिलासा थी कि किसी भी तरीके से उनका प्रेशर था कि किसी भी तरीके से एनडीए में रहा जाए। लेकिन अभी जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है तो तनाव की स्थिति एनडीए के अंदर ये है कि अभी संजय झा के आवास पर एनडीए की बैठक हो रही है और इसी सीट को लेकर हो रही है। और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, खासतौर पे चिराग पासवान को जिस तरह की तवज्जो दी गई है, और अगर हम कहेंगे तो जो बड़े भाई की भूमिका आप कहते थे कि वो नीतीश कुमार बड़े भाई की अब भूमिका में नहीं है, अब बराबर के भाई में है। और यहाँ तक भी बातें कही जा रही है कि उनको मतलब अपनों ने ही निपटा दिया है नीतीश कुमार को, और उनको शिंदे फार्मूला उनके ऊपर लागू करने की मतलब एक तरीके से शुरुआत कर दी गई है कि शिंदे का फार्मूला कैसे हो। अगर हम 2020 के ही चुनाव परिणामों को देख ले और उसी तरीके से देखें तो निश्चित तौर पे जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट था वो जेडीयू से बेहतर रहा था। अगर उसी स्ट्राइक रेट को हम थोड़ा सा दोहराते या उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर ले कि चलिए जेडीयू जो है उससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर लेगी, तो भी जेडीयू अगर विधानसभा सीटों की संख्या के हिसाब से देखे तो जेडीयू को कम सीटें आएंगी, बीजेपी को ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहेगा। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट माना जा रहा है कि चिराग पासवान का हो सकता है। चिराग पासवान को लेकर क्या है कि चिराग पासवान को धीरे से पुश कर दिया गया, उनकी जो डिमांड उनको मान लिया गया, और उनकी डिमांड को मानने के पीछे मजबूरी क्या थी ये तो बीजेपी के लोग बेहतर समझ सकते हैं, या मजबूरी थी या उनकी प्लानिंग थी कि भाई कैसे नीतीश कुमार को निपटाया जाए ताकि चिराग पासवान को धीरे धीरे उनके कद को बढ़ाया जाए। मतलब जिस पार्टी का एक विधायक भी ना हो, या अगर देख ले तो 2020 में जिसके एक विधायक जीत के आए हो, उस पार्टी को अगर 29 देते हैं और जीतन राम मांझी को 3 या 4 विधायक उनके हैं, उनको कम सीटें देते हैं, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि क्या इसका असर हो रहा है। और इसका असर सिर्फ जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के अंदर ही नहीं हो रहा है, जेडीयू और बीजेपी के अंदर भी जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है उसको लेकर विद्रोह की स्थिति है। संतोष रंजन राय हैं जो बीजेपी के, जो बक्सर की ब्रह्मपुर सीट थी जिसकी लेकर चिराग पासवान की जीत थी कि वो सीट उनको चाहिए, वहां संतोष रंजन राय बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। और जो तमाम सर्वे आए थे उनका दावा था कि
उस सर्वे में वो सबसे ऊपर थे, बीजेपी को वो सीट मिलनी चाहिए थी और बीजेपी वो सीट जीत के आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा अपना आक्रोश दिखाते हुए कि सर्वे गया तेल लेने। बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गया है, जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है। अब जेडीयू की तो बात छोड़िए, जेडीयू के अंदर तो बहुत ज्यादा घमासान है और कई जगह पर जेडीयू के विधायकों की टिकट मतलब कट गए हैं या सीट शेयरिंग में वो सीटें जा सकती हैं जहां पर कि जेडीयू 2 नंबर पर है। कई विधायकों के भी टिकट कट गए हैं, जैसे गोपाल मंडल जो बहुत चर्चित विवादित विधायक रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया है जेडीयू में। दिनारा जो सीट है वो सीट अगर कहे तो शाहबाद के महत्वपूर्ण सीटों में है और वहां पर पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जो है वहां से विधायक रहे। हालांकि वो पिछला 2 चुनाव हारते रहे हैं और जय कुमार सिंह से भी ज्यादा अगर हम बात करें तो वहां राजेंद्र सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, जो पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो आप सोचिए कि राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता का टिकट काट के वो टिकट एलजेपी को दे दिया गया है, तो वहां किस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी। और यही स्थिति कमोवेश हर जगह, आप पूर्णिया में देखिए ना किस तरीके से संतोष कुशवाहा सामने आ गए। संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के मतलब प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हुए हैं, वो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, वो आरजेडी के साथ चले गए। तो अभी जो मैं स्थिति देख रहा हूं वो सबसे ज्यादा स्थिति खराब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की दिख रही है। और जेडीयू में स्थिति ऐसी है कि मैं कई विधायक वर्तमान में विधायकों के यहाँ गया, उनमें से कई विधायकों का कहना है जिनका टिकट कट गया, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार से मिलना अब नामुमकिन हो गया है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात तक नहीं हो पाती है। मतलब अगर आपको बहुत आप प्रयास करेंगे तो आप संजय झा या विजय चौधरी तक ही आप सीमित रह सकते हैं, उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते नीतीश कुमार से मिलना। और पता नहीं नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही है कि उनके पार्टी में किस तरह के विद्रोह की स्थिति है। विद्रोह की स्थिति मैं कहता हूं। और जिस तरीके से एक एक करके जेडीयू के नेताओं को निपटाया गया। आप गोपाल मंडल आप देख लीजिए, गोपाल मंडल पिछले कई बार से वहां से विधायक रहे हैं, उनकी सीट को इसलिए हटाया गया, मतलब उनके सीट को इसलिए ड्रॉप करा। अगर उनके विवादों को लेकर उनको हटाया गया होता तो 2020 में भी उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। लगातार विवाद के पीछे यह है कि जो गुलो मंडल जो कि आरजेडी से होकर जेडीयू में आए, जेडीयू में शामिल हुए कुछ दिनों पहले, और वहां के जो सांसद हैं, भागलपुर के जो सांसद हैं, उनसे उनके टकराहट की स्थिति होती है। तो जिसकी लॉबिंग जहां होती है वो आज की तारीख में जिसके संजय झा या विजय चौधरी या ललन सिंह तक पहुंच बेहतर है, वो अपने प्रतिद्वंदी को निपटा दे रहा है। और मुझे जो आशीष बातें समझ में आती है, आप समझिए कि जहां पर जिस सीट पर जो सीट बीजेपी या जेडीयू से छीन के चिराग पासवान को दे दी गई, क्या उस सीट पर जेडीयू या बीजेपी के नेता चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए लड़ेंगे? क्या उनके लिए वोट करने के लिए वो मैदान में आएंगे? तो मुझे जो स्थिति दिख रही है उसमें दिख रहा है कि ये भीतरघात इस चुनाव में होगा। अमूमन भीतरघात हम देखते थे कि जेडीयू के अंदर जेडीयू के नेता बेतरघात करते थे, बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेता बेतरघात करते थे। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति हो रही है कि जो सीटें कुछ सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा को अगर दे दी गई है तो नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार इसको जो है नीतीश कुमार के पार्टी के जो दावेदार रहे थे वो उसको निपटा देंगे। और इसी तरीके के निपटाने के हालात पैदा हुए हैं। आपने ओपनिंग में ही पहले सवाल में बहुत तस्वीर साफ कर दी। अब चलते हैं जरा राजेश्वर भाई के पास। राजेश्वर जी, आप भी लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के संपर्क में हैं, मतलब बातचीत उनके नेताओं से भी है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी ने 143 सीट अपने 142 सीट अपने पास रखी है और 101 सीट जेडीयू को दी है। ये 142 लोग 101 देख रहे हैं कि 101 बराबर पर है, लेकिन असली आंकड़ा 142-101 है। बीजेपी 142 पे लड़ रही है और 101 पे जेडीयू, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी या चिराग पासवान, ये भी हो सकता है चिराग पासवान के 29 जो नाम आएंगे, हो सकता है। आप महाराष्ट्र मॉडल देखिए, साइना एनसी, नारायण राणे का बेटा, 17 प्रत्याशी ऐसे थे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की सिंबल पर, उनके सिंबल पर थे 17 प्रत्याशी जो भाजपा के मूल कार्डर थे, कार्यकर्ता थे।
तो 142 सीट और 6-6 सीट वालों को कहा मनीष ने कि परिवार में बटेगा, तो इनको तो ज्यादा सीट अगर चाहिए तो अगली चुनाव तक ये परिवार अपना बड़ा करें थोड़ा, तभी इनको ज्यादा मिल पाएगा, इनको परिवार बढ़ाना पड़ेगा अब लग रहा है। तो ये क्या 142 बनाम 101, बिहार की जनता इसको इसी रूप में देख रही है या बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब है भाजपा? आशीष भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली मीडिया जो है इसको 142 बता रही है, लेकिन बिहार में जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, मतलब वोटर्स हैं, वो 130 बता रहे हैं। 29 चिराग पासवान का, 101 उनका। अब एक चीज देख लीजिए, 5-5 सीटों के हिसाब से जैसे उन्होंने मांगा था चिराग पासवान ने, तो उनको एक तरह से 6-5-5-36 मिल गया। 5 है उनका लोकसभा में, 29 मिली, कम ही मिला। इस हिसाब से नीतीश कुमार का कितना होता है? 12-5-60 होता है। भाजपा का भी 12-5-60 होता है। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा का हो रहा है और जीतन राम मांझी का हो रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जो जातियों की संख्या है वो ज्यादा है, संभवतः 7 या 8% है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। लेकिन जीतन राम मांझी की जो जनसंख्या है मुसहर समुदाय का, वो 4% है। उस हिसाब से उनको सीटें कम मिली हैं। हो ये भी सकता है कि बीच में चुनाव बाद अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इधर जा सकते हैं, नीतीश कुमार के वो ज्यादा करीब हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी या उनके लोग अभी भी नहीं भूले हैं कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया है। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनाते तो आने वाले 1000 सालों में भी चाहे जितना वीर भूप कोई आ जाता, मुसहर समुदाय से सीएम नहीं बनता। अभी भी उसमें 2% 3% लोग मैट्रिक पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि तो समाज कितना पिछड़ा है और नीतीश कुमार ने उनको कितनी बड़ी चीज दी थी, मतलब सीएम की कुर्सी दी हुई थी। दूसरी बात क्या है, जो पहले वक्ता बोल रहे थे मनीष जी, कि नीतीश कुमार को जो निपटाने की बात थी, वो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, शिंदे हैं या जो भी हैं, उस तरह के नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार ने इस बार की तैयारी 2 साल 2.5 साल पहले से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि नीतीश कुमार पर केवल भाजपा इंटरनली हमलावर नहीं थी, प्रशांत किशोर भी थे, दूसरे लोग थे। तो मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में 2 बार बताया है कि जो महिलाएं हैं, जीविका की महिलाएं, मैं टोटल अभी ग्रामीण परिवेश में रह रहा हूँ, रोज शहर 2-3 शहरों में डेली में जाता हूँ, 50-40 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ। बेशक मैं कोई रिपोर्ट करूं या ना करूं, जाता जरूर हूं। तो जीविका की महिलाओं को बहुत बढ़िया से जेडीयू वालों ने तैयार किया है। प्रथमतः जेडीयू की है, जहां जहां कोऑर्डिनेशन है वहां पे वो नीतीश कुमार को 100% महिलाएं समर्थन करेंगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो अब इस बार वो नहीं जान पा रही है कि हमें नीतीश कुमार ने क्या किया है नहीं किया, ये नहीं है। और भीतर घात की जहां तक बात है तो इस बार जेडीयू भी कलाकारी करेगी, आप जान लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मोतिहारी जो है चंपारण का और उत्तर बिहार का बहुत ही प्रोमिनेंट सीट है। मुजफ्फरपुर इससे बड़ा एरिया है, ठीक है, बड़ा शहर है और इकोनॉमिकली भी ज्यादा है, लेकिन मोतिहारी जो है बहुत प्रोमिनेंट जगह माना जाता है राजनीति के हिसाब से। सभी लोग चंपारण से ही अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, नीतीश जी हो या कोई भी हो। तो एक पटना यूनिवर्सिटी के यहाँ पे अध्यक्ष थे, वो विद्यार्थी परिषद से थे, दिव्यांशु भारद्वाज उनका नाम है, और वो यहाँ निर्दलीय लड़ रहे हैं और अभी भी वो जेडीयू में है। और भाजपा से प्रमोद कुमार हैं जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 6वीं बार लड़ रहे हैं। तो एक जनसंवाद कार्यक्रम में दिव्यांशु ने क्लियर बोला था कि भाई हमारे 2 नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर है मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जो उनके नेता हैं वो जेडीयू के हैं। तो उन लोगों ने कोई घोषणा नहीं की और अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के जो एमपी साहब हैं राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने टिकट
का ऐलान कर दिया कि राधा मोहन ही है, कोई और नहीं सोचे। तो वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल वो 10 गांव से ज्यादा में उनके लोग घूमे हैं और कहां से कितना ऑटो ले जाना है, कितनी गाड़ियां जाएंगी, कितने लोग जाएंगे नामांकन करने, वो सब कुछ डिसाइड करके आ गए हैं। और बहुत मजे की बात मैं बता रहा हूं, इसमें जेडीयू वाले उनकी वो सहभागी बन रहे हैं। मतलब राजद वाले भी जाएंगे, आपको ये भी बता रहा हूं, क्योंकि दिव्यांशु भारद्वाज जीतेंगे नहीं, ये उनको भी पता है, ज्यादा वोट नहीं आएगा। यहाँ से एक दूसरे दो कैंडिडेट लोग हैं जिनका नाम चल रहा है राजद में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी संभावना ज्यादा है। लेकिन क्या है कि दिव्यांशु भूमियार है, तो इतना वोट 7-8 हजार वोट कट जाएगा उनका, जो 100% जाता था उसमें, क्या नाम है, भाजपा में। तो आप सोचिए क्या हो जाएगा। पहले प्रमोद कुमार 11,000 से जीते हुए थे, तो भीतर घात इस बार अगर चिराग पासवान या भाजपा करेंगे तो ये उल्टा पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सोचने की भी हिमाकत वो लोग करेंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अभी तक महागठबंधन की सीटें जो है वो फाइनल नहीं हुई है, नहीं तो बहुत तेजी से काम इस पर होता। कांग्रेस जैसे बीच में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी और उसने पिकअप पकड़ा था, वो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया। प्रियंका गांधी आई हुई थी मोतिहारी, पटना आई हुई थी, उसके बाद कांग्रेसी लोग जमीन पर तो नहीं है, लेकिन राजद वाले अपना मेहनत जबरदस्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश जी बेशक पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके लोग जो हैं, क्योंकि हमारी बात होती है तो उससे पता चलता है, वो खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि इस बार भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भाजपा का अभी छीछा लेदर प्रशांत किशोर ने कर दिया है। आप लोग ये समझिए, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, उसके बाद संजय जायसवाल, लेकिन संजय जायसवाल ने रिटेलिएट किया है, उन्होंने सारा पेपर दिखाया है और बताया, उसमें प्रशांत किशोर की कलाकारियां भी संजय जायसवाल ने उजागर कर दिया और सबसे ज्यादा मंगल पांडे को। तो भाजपा के लोग जो घोटालों में शामिल थे, जेडीयू से एक चौधरी जी का नाम चल रहा था उसमें, अशोक चौधरी, तो वो भी एक्सपोज हो गए हैं लोग। तो जनता में ये भी बात जा रही है कि भैया ये कुछ ठीक नहीं है। भाजपा जो है मोदी के आने के बाद जीरो टॉलरेंस करप्शन में बात कर रहे थे लोग, लेकिन यहाँ तो करप्शन ही करप्शन है, ये भी है। नीरज कुमार भी, उन्होंने खोल भी दिया था हाँ, कि भाई आप जवाब समझते दीजिए। हैं कि सब कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, बिहार के लोगों तक बात टिकट पहुंचा दिया कि कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। आखिरी सवाल जी जी मनीष, मैं दोनों लोगों की बातें आ गई मनीष, बिल्कुल मैं कंक्लूजन चाह रहा हूँ कि जैसे अभी एक बात कहा राजेश्वर जायसवाल भाई ने कि शिंदे जैसा नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार की तैयारी है, मतलब उन्होंने 2 साल से अपनी फील्डिंग, अपने मोहरे, अपनी गोटियां सेट कर रखी है। हालांकि मैं इस मामले में, मैं तो दिल्ली से देख रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, आप लोग ज्यादा करीब से देख रहे हो। मैं हरियाणा के चुनाव में हरियाणा में था, हरियाणा में लोगों ने कहा अरे यहाँ पे भाजपा की नहीं चलेगी, यहाँ पे हरियाणा है, भाजपा ने सबको निपटा दिया, वहां पर कैसे खेल हुआ। महाराष्ट्र में तो बहुत ही मेरे मतलब बड़े भाई, उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र का मिजाज अलग है, महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल नहीं चल पाएगा, मिजाज ही अलग है। और मुझे भी लगा, क्योंकि इस देश में जितने भी बौद्धिक जागरण हुए हैं, जातीय चाहे जो भी हो, वो सब महाराष्ट्र उसका एपी सेंटर रहा है। वहां पर जो भक्ति आंदोलन भी रहा है वो भी सुधारात्मक रहा है, तो बड़ा एपी सेंटर रहा। मैं कहा हो सकता है महाराष्ट्र में न चले। महाराष्ट्र में ऐसा निपटाया कि अब तक लोगों को, अब तक सुबह सो के उठते फिर पानी आंख में मार के फिर सो जाते हैं। भाजपा का खेल अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पाए हैं महाराष्ट्र वाले। तो नीतीश कुमार, खासकर जो लोग बिहार में नीतीश को करीब से देखे हैं, हमने भी देखा, हम तो जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने पहला कार्यकाल उस दौर से देख रहे हैं, मतलब उसके पहले वाला छोड़िए, सीएम में 20 साल सीएम के रूप में देखा। और हम भी ये बात बहुत बार कह चुके हैं, पहले भी हम कहते रहे कि नीतीश कुमार बहुत सातिर, बहुत मजे हुए, बहुत कलाकार पॉलिटिशियन है, जिसने इस देश को यही नहीं पता चलने दिया कि नीतीश कुमार अंदर से संघी है कि समाजवादी है। तो सोचिए कितना कलाकार होगा वो आदमी।
तो ऐसे नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में बड़े गफलत है कि नीतीश कुमार बहुत तेज दिमाग के हैं, निपटा देंगे। लेकिन मैं निजी तौर पर कहूं, मुझे लगता है कि ये सब बहुत छोटा आदमी, मतलब बहुत सतही सोचता है कि नीतीश कुमार निपटा देंगे। अरे भाजपा ये कलम कर देंगे इतना, मतलब इतने धार से कि आदमी को पता भी नहीं चलता है कि गर्दन अलग हो गई है धड़ से या अभी धड़ पे है। इतनी बारीकी से काम करते हैं ये। मनीष, नीतीश कुमार जो ग्राउंड पर है, क्योंकि एग्जाम्पल भी दिया है राजेश्वर भाई ने, ग्राउंड पर नीतीश कुमार क्या बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, तैयारी की है, सिखा पाएंगे? पहला सवाल ये है। और दूसरा अटैची सवाल उसी में है कि क्या लालू तेजस्वी इनको जेल में डालने की हिमाकत करेगी भाजपा? बिहार में, पटना में चर्चाएं क्या हैं? देखिए, लालू वाले में तो अभी 10 नवंबर को उसका अपडेट मैं कर दूं कि 10 नवंबर को आरोप तय होगा, यानी 11 नवंबर को जो आखिरी चरण का मतदान होगा बिहार में, उससे ठीक एक दिन पहले। तो अभी फिलहाल पहले चरण पे उसका असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात जो आशीष आपने कही कि नीतीश कुमार की प्लानिंग, तो मैं थोड़े से उस बात से असहमत हूं। इसलिए असहमत हूं क्योंकि एक तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो मैंने दिनारा सीट के बारे में जानकारी दी थी कि दिनारा सीट एलजेपी के पास चली गई, दिनारा सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास चली गई है, उसको मैं कर दूंगा जो दर्शक हमें सुन रहे होंगे। और ये स्थिति है कि जो सीटें दी गई हैं, जो जेडीयू की सिटिंग सीटें थी या जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होते रहे हैं, चाहे चुनाव जीते या हारे, उन सीटों को जिस तरीके से गठबंधन को कहीं एलजेपी को दे दिया गया, कहीं जेडीयू को, कहीं उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया गया, इस तरह के जो चीजें हुई, उससे जेडीयू के अंदर आशीष मुझे विद्रोह की स्थिति ज्यादा दिखती है। मैं कई विधायक और नेताओं के पास गया, 2 नेताओं का मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। एक गोपाल मंडल के पास गया जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, और उनका कहना था कि अब नीतीश कुमार तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है, हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार से मिलना, उन तक बात पहुंचाना नामुमकिन जैसी चीज हो गई है। दूसरा उदाहरण दूंगा, जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे अहमद अशफाक करीम, जो आरजेडी से जेडीयू में आए थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और उनको महुआ की सीट एक तरीके से दिया जाना था। महुआ की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई, मतलब अशफाक करीम को दिया जाना था। उनका यह कहना था कि जब मैं जेडीयू में शामिल हुआ था, आरजेडी छोड़ के, उस समय ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था विजय चौधरी को कि विजय जी देख लीजिए, इस सीट से करीम साहब ही लड़ेंगे। अब जब हालांकि आज असम में स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो ऊपरी तौर पे जो पता चला है वो महुआ की सीट चली गई है उपेंद्र कुशवाहा के पास। तो अब वहां उपेंद्र कुशवाहा के पास चलेगी, जिसको नीतीश कुमार ने खुद जिस नेता को कमिट किया हो कि ये सीट पे आपको चुनाव लड़ना है, वो 2 दिन पहले तक महुआ में कैंप कर रहे थे, महुआ में ही प्रचार कर रहे थे। और इस तरह की स्थिति जेडीयू के ज्यादातर नेताओं के साथ हुई है, जहां जेडीयू के नेता अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे और 2 दिन 3 दिन से उनके टिकट कटने की बातें जब सामने आई तो वो पटना आ गए, और पटना में वो डेरा जमाए हुए हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाए। तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पावर सेंटर कहाँ है? पावर सेंटर है संजय झा के पास। संजय झा के यहाँ अभी एनडीए की बैठक चली है, वो बांटेंगे कि कौन से विधानसभा की सीट कौन जाएगा, किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। जो आप आशीष सोचिए ना, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी जेडीयू बराबर की सीटों पर लड़ी। ये कहा गया कि नहीं ठीक है, लोग जब केंद्र की सरकार, केंद्र में जब की बात होती है, केंद्र का जब चुनाव होता है तो वो मोदी जी के चेहरे पर होता है, लेकिन जो बिहार का चुनाव होता है वो नीतीश जी के चेहरे पर है। तो यहाँ तो जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, और अब तक जितने चुनाव हुए उसमें हुए हैं, और लाके बराबर पे खड़ा कर दिया, कोई उफ तक नहीं का। और जो विनोद तावड़े का जो ट्वीट था, विनोद तावड़े के ट्वीट को आप देख लीजिए, संजय झा के ट्वीट को देख लीजिए, चिराग पासवान के एक ही लाइन लिखा हुआ है, सर्वसम्मति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में। सब लोगों का यही ट्वीट था, सौहार्दपूर्ण वातावरण। अगर इतना ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था
तो क्यों जीतन राम मांझी और क्यों उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए? जेडीयू के नेता बड़े बेशरम होकर कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में, अरे यार तुम्हारे कद को कम कर दिया गया, तुम्हारा स्ट्राइक रेट ना लोकसभा में अच्छा था, ना पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा था, ना अब अच्छा होगा। और इस बार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो राजेश्वर जी कह रहे थे और मैं भी जो देख रहा हूं, इस बार इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि पिछली बार वाली स्थिति जेडीयू नहीं करेगी। जैसे जेडीयू को पिछली बार चिराग पासवान ने बहुत अच्छे तरीके से निपटाने की कोशिश की, इस बार जेडीयू के नेता भी बैठे हुए हैं कि जहां जो सीट चिराग पासवान को दे दी गई है, तो इस बार चिराग पासवान को भी निपटाया जाए। उनका जो वो स्ट्राइक रेट रहता है और ये दम रहता है कि मेरा स्ट्राइक रेट तो लोकसभा में 100% का रहता है, सारे सीट। अब चिराग पासवान किनको टिकट देने जा रहे हैं? चिराग पासवान के परिवार के लगभग सब लोग, मतलब जीजाजी सेट हो चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि जीजाजी की माँ, मतलब चिराग पासवान की जीजाजी की माँ एक सीट से हो सकता है कि चुनाव लड़े, ऐसी बातें चर्चाएं हैं कि एक सीट उनको दिया जा सकता है। तो परिवार, चिराग पासवान के परिवार में तो सब लोग बाहर जा चुके हैं, पशुपति पारस चले गए, प्रिंस राय बाहर चले गए, अब तो परिवार में जीजाजी के ही बस बचे हुए, चिराग के जीजाजी। उसके बाद जितनी सीटें बची है, उन सीटों का चिराग पासवान क्या करेंगे? वो इशारा कर दिया राजेश्वर नहीं है बिहार में चिराग पासवान उतने सीटों का क्या करेंगे ये बताने की हमें आपको बताने। हाँ, बिहार की पूरी जनता जानती है कि उन सीटों का चिराग पासवान क्या करेंगे, लेकिन जब वो चिराग पासवान के इस बार उम्मीदवार जाएंगे, एक बता रहा हूँ, चिराग पासवान ने इनको नीतीश जी को घाटा दिया था बहुत ज्यादा, तो उसमें एक और बहुत बड़ी शक्ति थी जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी 29 सीटों पर उनको भी 5,000 से लेकर और 1-2 सीटों पर 40,000 44,000 तक वोट आया था। तो इस बार वो खड़े हैं नीतीश जी के साथ एनडीए में, तो इस बार वो वाली स्थिति तो नहीं रहेगी, कम से कम ये है। और चिराग पासवान के लोग, चिराग पासवान की जो वो है पासवान वोटों का जो संख्या है, दुसाध वोटों का 5.5% लगभग है, उनकी जरूरत होगी नीतीश कुमार के लोगों की, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चंक है, लगभग 15-16% का है, तो वो वोट चाहिए। तो अगर इस बार वो कलाकारी करेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। इतना जरूर है कि कुशवाहा जो है, कुर्मी और जो कुशवाहा लोग है, कोई भी उनका बहुत बेजोड़ एक तरह से, तो नीतीश कुमार जहां है और जहां नीतीश कुमार ये तो कुशवाहा को टिकट दे रहे हैं, ये तेजस्वी उधर चला जाएगा, ये बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे एरिया में भी 3-4 जिलों में कुशवाहा लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनको तेजस्वी टिकट दे रहे हैं, बढ़िया से दे रहे हैं और वोट भी मिलेगा। जहां वो नहीं होंगे वहां की पार्टी को वोट देंगे। बहुत सारी बात क्लियर हो गई राजेश्वर जी और मनीष जी, क्योंकि अभी तो हमें तो रोज बिहार चुनाव तक एक एक हिस्से को समझना है, एक एक इलाके को विधानसभा वार समझना है, लेकिन इतना तय है कि सब एक दूसरे को निपटाएंगे। और एक बात एकदम तय हो चुकी है कि नीतीश कुमार अब नॉट रीचेबल हो चुके हैं। अब जेडीयू इस बात को, देखिए आप पटना में बैठे हैं मनीष, मोतिहारी में बैठे हैं राजेश्वर, मैं आ रहा हूँ आपका फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन दिल्ली में जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है वो यही इंफॉर्मेशन है कि नीतीश कुमार अब नॉट रीचेबल हैं। जो भी नीचे नेता, जैसे राजेश्वर जी ने कहा कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं, वो दरअसल नीतीश की बात नहीं कह रहे हैं, वो अपनी भावनाओं को कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो ग्राउंड पर जेडीयू के नेता है वो अपने हिसाब से, क्योंकि नीतीश से वो अब टच में नहीं है, अब तो टच ही, बीच में एक लेयर है ये संजय झा। और एक बात कहा अभी जो है राजेश्वर जी ने या मनीष ने, आपने, कि कद जो, हाँ मनीष ने कहा कि कद जो था जेडीयू का, अब जेडीयू के कद की बात छोड़ दीजिए, संजय झा का जो कद है वो किसका दिया हुआ है? नीतीश कुमार का दिया हुआ कद नहीं है, वो अमित शाह का दिया हुआ कद है। तो जिसने कद दिया है उसकी स्वामी भक्ति करेंगे। ललन सिंह अब नीतीश कुमार के नहीं है, लोग भूल जाए वो बात। अभी भी बहुत लोग कहते नहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार घूम फिर के एक हो जाएंगे ना, अब ललन सिंह अमित शाह के हैं, अब ललन सिंह अमित शाह के हैं, संजय झा तो अमित शाह के थे ही थे, उनकी राजनीति कहां शुरू हुई थी, तो अमित शाह के थे। विजय चौधरी, अपना विजय चौधरी, जब जिधर भाई सरवाइव करना है पॉलिटिक्स में,
तो विजय चौधरी आखिरकार कहाँ जाएंगे? वो अज्ञातवास में को भवन में बैठे नीतीश के पास तो जाएंगे नहीं। खैर, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। हाँ नीतीश, मनीष। नहीं भाई आशीष, मैं ये बात कर रहा था कि नीतीश कुमार के नॉट रीचेबल की बात है, तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेडीयू के लोगों के लिए नॉट रीचेबल है, कई और लोगों के लिए भी नॉट रीचेबल है। और बताया ये जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद नीतीश कुमार किसी से मिलते नहीं है, यानी कोई नीतीश कुमार से शाम 6 बजे के बाद मुलाकात नहीं कर सकता। नड्डा भी जो पटना में आकर लौट कर चले गए, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि 6 बजे के बाद नीतीश कुमार किसी से मिलते नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आप सोशल मीडिया पर या मीडिया में इस बात को शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार से मिलने का मतलब धीरे धीरे जो दायरा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नीतीश कुमार के नीचे जो ABCD बैठे हुए हैं उन तक पहुंचना भी अब मुश्किल हो चुका है। तो ABCD से जाके तब नीतीश कुमार तक पहुंचना है, तो आप ABCD तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। और इस बार जिस तरीके से नीतीश जेडीयू को निपटाया जा रहा है ना, वो बहुत ही आशीष दुखद है। और कई जगह तो ये भी मैसेज है कि भाई अब ये इनकी मतलब आखिरी पारी जैसी है, जेडीयू की चुनाव के बाद किसी ना किसी स्थिति में खराब मतलब खत्म हो जाएगी, चाहे ये चुनाव जीत के आए चाहे ये चुनाव हार के आए, इनको इनकी राजनीति खत्म हो जानी। तो सब अपने भविष्य की राजनीति देख रहे हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी, सब अपने भविष्य की राजनीति। नीतीश कुमार की और जेडीयू की किसी को चिंता नहीं है, और ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बातें आम जनता तक भी जा रही हैं और जाएंगी ही, क्योंकि जनता से कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है। और ये चुनाव मुझे नहीं लगता है कि जितना आसान दिख रहा था। हालांकि महागठबंधन को अभी तय करना है कि वो किस कैंडिडेट को उतारेगी, उस पर बहुत कुछ भी डिपेंड करेगा कि महागठबंधन किस तरीके से सीट शेयरिंग करती है और किस तरह के कैंडिडेट को उतारती है, तो उस पर बहुत कुछ तय होगा। लेकिन अभी ये इस चुनाव में बहुत कुछ होना बाकी है। मतलब नीरस नहीं होगा, एकदम पूरा रस से सराबोर होगा ये चुनाव। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिहार पर अपडेट्स आपके साथ लाते रहेंगे, मनीष के जरिए, राजेश्वर जी के जरिए। धन्यवाद आप दोनों को बहुत बहुत। नमस्कार।